हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, इस वीडियो में हम रैक्टेंगल के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। यह एक प्रमुख औजार है जिसका प्रयोग जमीन नापने में किया जाता है। यदि आप एक अमीन बनना चाहते हैं, जमीन नापने वाला अच्छा व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो फिर आपको इस औजार के विषय में जानना चाहिए, क्योंकि इसका एक अपना महत्व है। अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। हो सकता है कि इस औजार को आप पहली बार देख रहे हों या फिर इसका नाम सुन रहे हों, तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, समझ में सारा चीज आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको हिंट देना चाहूंगा थोड़ा सा कि इस औजार का प्रयोग कहां पर किया जाता है। देखिए, होता क्या है, कभी कभी जब आप किसी मुस्तकिल से जमीन नापना शुरू करते हैं, चेन चलाना शुरू करते हैं या फिर फीता चलाना शुरू करते हैं, तो यहां पर चलाते चलाते गए। अब जैसे ही कुछ दूरी पर गए तो आपको यहां पर एक नदी मिल गई। क्या मिल गई? नदी। ठीक है, या फिर कोई तालाब मिल गया, या फिर कोई दलदल जगह मिल गई, या फिर यहां पर फसल लगा हुआ है जिसमें आप चेन नहीं चला सकते, तो फिर यहां पर दिक्कत हो जाता है। मतलब कुल मिलाकर के अगर यहां पर बाधा उत्पन्न हो गया, अगर यहां पर बाधा या फिर बाधाएं उत्पन्न हो गई, तो फिर यहां पर आप चेन नहीं चला सकते। भाई यहां पर नदी है, चौड़ी नदी है, और यहां पर पानी पूरा बह रहा है, पूरा भरा हुआ नदी, तो आप कैसे चलाएंगे चेन? दिक्कत है, समस्या है। या फिर तालाब है तो कैसे चलाएंगे, दलदल जगह तो कैसे चलाएंगे, फसल लगा हुआ तो कैसे चलाएंगे। तो फिर दोस्तों, यदि यहां पर आप रैक्टेंगल का प्रयोग करते हैं तो आप आसानी से इसका चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं, यहां से लेकर के यहां तक का मापी कर सकते हैं, वो भी एकदम आसानी तरीका से। लेकिन आपको समझना होगा कि भाई कैसे मापा जाएगा, बिना डूबे हुए, बिना फीता को दौड़ाए हुए, बिना चेन को दौड़ाए हुए कैसे हम मापेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि मैं भूमापक अमीन यानी कि लैंड सर्वेयर का कोर्स कराता हूं। फिलहाल मैंने 1 ईयर का डिप्लोमा और साथ में 6 महीना का सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च किए थे। तो बहुत बच्चे इसमें ज्वाइन किए हैं और उसका भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अगर अभी भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी ऑफर चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। जो कोर्स आपको 7200 रुपये में मिल रहा था, सभी बच्चे लगभग 7200 रुपया में इस कोर्स को खरीदे हैं, 1 ईयर डिप्लोमा को। और 7200 एक बार में नहीं देना है, जैसे कि 7200 उन लोग जो है ना 1200 रुपये करके जो है 6 महीना तक दिए हैं। ठीक है, 6 महीना तक 7200, 1200 रुपये करके। लेकिन दोस्तों, आपको 7200 रुपये नहीं देना होगा, अब आपको मात्र 6000 रुपया इसमें लगेंगे। ठीक है, और आपको 1000 करके जो है 6 महीना तक देना होगा, तो 6000 हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरह से आपका डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें सारा खर्च है, ऐसा नहीं कि आपको और भी रजिस्ट्रेशन के समय, एग्जामिनेशन फॉर्म के समय, या फिर जब अब यहाँ पर आइएगा ट्रेनिंग देने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए जब 10 दिन रहिएगा, तो यहाँ पर आपका रूम वगैरह या फिर जो है गैस वगैरह, गैस सिलेंडर वगैरह दिया जाएगा, तो उसका पैसा लिया जाएगा, ऐसा बात नहीं। बस केवल खाने पीने का आपको जो है खुद प्रबंध करना है, जिस समय यहाँ पर आपको बुलाएंगे प्रैक्टिकल के लिए, एग्जाम देने के लिए। बाकी बात यहाँ रहने और साथ में गैस वगैरह, यहाँ पर बर्तन वगैरह का सारा सुविधा आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो सारा खर्च इसी में इंक्लूडेड है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा है भाई, इसमें हमको सारा चीज मैनेज करना पड़ रहा है। साथ में अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कोर्स आपको 5400 रुपये मिल रहा था, वही कोर्स अभी जो है सो मात्र 4000 रुपये मिल रहा है, और आपको 1000 रुपया जो है 1000 आपको 4 बार देना है, तो इस तरह से 4000 रुपये पूरे हो जाएंगे। ओके दोस्तों, तो ये वाला 7200 वाला मिल रहा है आपको 6000 में, और जो कोर्स ये 5400 रुपये में था वो मिल रहा है आपको 4000 में। तो अभी अगर ऑफर का लाभ उठाना चाहेंगे तो ये दोनों कोर्स के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अब समस्या ये कि भाई ये कोर्स आखिरकार चलते कहाँ हैं। भाई मेरा एक एप्लीकेशन है जीनियस मेकर नाम का, प्ले स्टोर में जाइए और सर्च कीजिए जीनियस मेकर, तो वहाँ पर जो है एप्लीकेशन आ जाएगा, उसको इंस्टॉल करना है, मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है, तो ये सब कोर्सेस आपको दिख जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर अगर डिटेल से आपको जानना है कि भाई किस तरह से कोर्स के साथ ज्वाइन करना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वीडियो का कि किस तरह से हम किसी भी कोर्स के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, तो चिंता नहीं करना है। और डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का भी लिंक दिया गया है, ऐप को डायरेक्ट आप इंस्टॉल कर सकते हैं। खैर चलिए, इतना ही, अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इसका भी सिस्टम है, रूल है, उसको आपको फॉलो करना होगा, जो कि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। पहले हम बताएंगे इस औजार के विषय में कि इस औजार की बनावट किस प्रकार की है, यह कार्य किस प्रकार करता है, और इसकी लाभ क्या है, इसका लाभ क्या है। साथ में एग्जाम्पल देंगे नदी को लेकर के कि भाई किस तरह से हम लोग रैक्टेंगल की मदद से जो है चौड़ाई आसानी से ज्ञात कर सकेंगे। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस औजार के विषय में, तभी ना इसका प्रयोग कीजिएगा। अब मान के चलिए औजार के विषय में बताएंगे है ये नहीं,
और डायरेक्ट जो है हम एग्जाम्पल देकर के समझा रहे थे, कहाँ समझ में आएगा, पहले इसको हम समझाएंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों बात करते हैं बनावट, बनावट के ऊपर, यानी कि कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के ऊपर। ओके, देखिए दोस्तों, यदि हम बनावट की बात करें तो यह प्रायः पीतल का, पीतल या फिर लोहा लिख लीजिए, लोहे का बना होता है। दोस्तों यह जो औजार आप देख रहे हैं ना, ये प्रायः लोहा का या फिर पीतल का बना होता है, लेकिन अगर जनरली देखें, अधिकतर देखें तो फिर लोहा का ही बना होता, पीतल का ही बना होता है। यहाँ पर हम रेक्टेंगल रखे हुए थे, कहाँ चला गया, थोड़ा सा आपको दिखा देते तो ज़्यादा बेहतर होता, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये है रेक्टेंगल, देखिए कितना बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पर देख करके आपको ये नहीं समझना कि भाई इतना बड़ा होगा, भाई देखिए इतना ही बड़ा होता है, इससे हल्का फुल्का बड़ा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास छोटा रेक्टेंगल है, इसी तरह का रहता है, देख लीजिए। अभी समझा रहे हैं कि क्या इसमें चीज़ें हैं, किसको हम लोग क्या कहते हैं, ये भी आपको समझना होगा, इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं। खैर चलिए, सबसे पहले हम लोग ये जान लिए कि भाई यह जो है पीतल का बना होता है। खैर दोस्तों, यहाँ पर पीछे की तरफ क्या होता है, यहाँ पर पतला होता है और आगे की ओर चौड़ा होता है। इस चीज को भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई ये वाला जो आप देख रहे हैं, इधर एक तरफ चौड़ा है और ये पीछे की तरफ क्या है, इधर पतला है, ठीक है। ये देखिए, इधर ऐसे करके पतला है और इधर क्या है, चौड़ा है। क्लियर? तो इस चीज को भी आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं, ऊपरी हिस्सा, ऊपरी हिस्सा समतल होता है, मतलब कि ये जो ऊपर वाला भाग देख रहे हैं ना, ये वाला ऊपर वाला भाग, ये जो ऊपर वाला भाग है वो एकदम समतल होता है, ठीक है, एकदम समतल। निचला भाग भी समतल होता है, लेकिन ऊपर भाई ये औजार है, इसके चारों तरफ का हम बात करेंगे, ठीक है। ये पीछे घुसा हुआ है, उससे क्या मतलब है, यहाँ पर क्या है, ऊपर में समतल है। चलिए खैर, यह आगे की ओर चौड़ा तथा पीछे की ओर संकरा रहता है। इस चीज को नोट कर ली, बस समझने की फेर है, ये जरूरी नहीं कि आपको ये चीज याद करना है, बस समझने की फेर है, ठीक है। चलिए अब आगे। अब दोस्तों यहां पर ये खोल बना हुआ है, ठीक है, यहां पर क्या बना हुआ है, खोल। देखिए यहां पर क्या है, एकदम पूरा अंदर से एकदम छेद है, ठीक है, खोल बना हुआ है। तो इस चीज को लिख सकते हैं, चौड़ा वाला भाग से, चौड़ा वाला भाग से 45 डिग्री कोण का खोल बना होता है। क्या बना होता है, खोल बना होता है। ये भी हो गया दोस्तों कि भाई यहाँ पर 45 डिग्री एंगल पर होता है, ठीक है। ये जो इस तरह से आया है, जैसे कि मान के चलिए इस तरह से जो गया है, तो यहाँ पर ये जो एंगल कहीं ना कहीं निर्माण जाके करेगा, तो वहां पर 45 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। जैसे इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर इस चीज को अगर हम आगे ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर के ये दोनों जो लाइनें हैं ये जाकर के मिलेंगी, तो यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बनता है। यही बात यहाँ पर लिखी गई है। खैर अब दोस्तों यहां पर इसमें छोटे छोटे 2 आयताकार छिद्र होते हैं और उन्हीं के नीचे
उन्हीं के नीचे शीशा भी लगा होता है, या फिर दर्पण कहिए, दर्पण भी लगा होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये है क्या, ये जो आप देख रहे हैं रेक्टेंगल, जिधर से खोल है ना, खोल खोल इधर से है, और इधर देखिए ये आयताकार छिद्र है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये आयताकार इस प्रकार का छिद्र बना हुआ रहता है। ये आप बाहर से देखिए इस तरह से दिखता है। ठीक है, या तो आयताकार पूरा इस तरह से रहेगा, या फिर ऐसे रहेगा, ऐसे करके ये ऐसे रहेगा। ठीक है, तो प्राय इसी प्रकार के रहता है, दोनों में से किसी भी तरह का हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया, शीशा वाला भी आप जान गए। और ये जो शीशा है पेंच से कसा होता है। ठीक है, यहां पर देखिए स्क्रू लगा हुआ है, इससे शीशा क्या है, कसा हुआ है। यहां लिख देते हैं, यहां शीशा स्क्रू, या फिर उसको आप पेंच कहिए, पेंच से कसा होता है, कसा होता है। ओके, इतना हो गया। अब यहां पर देखिए बनावट के विषय में लगभग आप समझ गए, और यहां पर और भी चीजें हैं, ऐसा नहीं कभी खत्म हो गया है, और भी चीजें हैं। ये जो आप नीचे देख रहे हैं दोस्तों, ये हैंडल है। क्या है यहां पर, ये वाला क्या है, हैंडल, या फिर इसको हैंडल कहिए क्योंकि छोटा है। ठीक है, हैंडल कहिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, हैंडल। ओके, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छोटे छोटे, यहाँ पर एक ही छिद्र है, छोटे छोटे क्या, एक ही छिद्र है यहाँ पर, इससे साहुल, या फिर हिंदी में अगर शुद्ध हिंदी में कहा जाता है सहावल लटकाया जाता है, जो राजमिस्त्री वगैरह प्रयोग नहीं करते हैं, ईंटा या जोड़ाई जिसमें करते हैं, तो फिर ऐसे करके सटा करके, ठीक है, साहुल नीचे लटका करके देखते हैं कि भाई हम सीधा एकदम अच्छा से जा रहे हैं कि नहीं, परपेंडिकुलरली, कहीं दीवार टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं हो जाएगा, तो साहुल का प्रयोग करते हैं ना, तो वही साहुल का प्रयोग करके नीचे हम लोग जो है परपेंडिकुलर पता करते हैं। ठीक है, अभी बताएंगे, चिंता इसके लिए नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पर ये हैंडल है, होंडल नहीं समझना है भाई, किस तरह से लिखा जा रहा है यार, हैंडल, ये। ओके, अब लगभग में सब चीजें आप समझ गए, मुझे उम्मीद है। और ये हैंडल जो है ये भी खुल जाता है, इस ये भी जो है ऊपर वाला भाग में क्या होता है, ऐसे करके कसा होता है। अब इतना ही समझिए, और क्या ज्यादा समझने की जरूरत है। अब दोस्तों इसका अगर हम प्रयोग की बात करें, तो यहीं पर हम लिख देते हैं, प्रयोग की अगर हम बात करें, प्रयोग यानी कि यूज, भाई इसका यूज क्या है, तो इसका प्रयोग लिखते हैं, इसका प्रयोग समकोण, समकोण यानी कि 90 डिग्री बनाने में किया जाता है। दोस्तों इस रेक्टेंगल, नाम भी है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का हिंदी होता है समकोण, और समकोण, सम मतलब यहाँ पर 90 डिग्री हम लोग मैथमेटिक्स में कहते हैं, तो 90 डिग्री का एंगल कुल मिला करके इससे हम लोग क्या करते हैं, आसानी से बनाते हैं। और इसका प्रयोग हम लोग नक्शा पर नहीं करेंगे, जमीन पर करते हैं। ठीक है, सरजमीन पर, जहां पर फीता चल रहा है, चेन चल रहा है नीचे जमीन पर, वहां पर हम लोग एकदम आराम से पकड़ करके इसका प्रयोग किया करते हैं। ठीक है, सरजमीन पर तो 90 डिग्री का एंगल बनाने में किया जाता है। अभी एग्जांपल लेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अब यहां पर अगर इसका लाभ की बात करें दोस्तों, तो लाभ भी जो है अपने आप इसमें लिख सकते हैं कि इसका लाभ क्या है। इससे लाभ यही है कि मान के चलिए कहीं पर नादा मतलब नदी, तालाब, या फिर कोई गड्ढा, या फिर कोई ऐसी जगह जहां पर हम चेन फीता नहीं चला सकते हैं, तो वहां पर भी हम रेक्टेंगल का प्रयोग करके आसानी से चेन या फीता को चलाए बगैर हम नापी कर सकते हैं। ये इसका लाभ हुआ, सिंपल सी फंडा है। ठीक है, तो उसको अपने से कर लीजिएगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं कि मान के चलिए कि यहाँ पर एक नदी है, यहाँ पर क्या है, एक नदी है, या फिर ऐसे लेंगे तो समझाना शायद बेटर होगा। अगर नदी मान के चलिए ऐसे रहे, ठीक है, ये नदी है,
ओके, या फिर कोई और भी चीज हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं कि नदी नदी ही केवल रहेगा। अब दोस्तों मान के चलिए इधर कोई मुस्तकिल था और इस मुस्तकिल से आप मापी करते करते आप यहां तक पहुंचे। इस मुस्तकिल से मान के चलिए यहां पर कोई पॉइंट था M, और इस पॉइंट से M से लेकर के इधर कोई पॉइंट है यहाँ N तक आपको जाना है। इस M से लेकर के N तक का आपको लंबाई चाहिए। और अब जब मापी करते 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 गए तो आपको यहाँ पर पॉइंट एक मिल गया। और जैसे ही दोस्तों आपको एक पॉइंट मिला, लेकिन आप इस नदी में चेन या फीता नहीं चला सकते हैं। और जब चेन या फीता नहीं चला सकते हैं तो हो गया समस्या। अब जब समस्या हुआ तो उसके समाधान के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे वहां पर रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल नहीं रहता है तो भी हम लोग रेक्टेंगल यानी कि समकोण बना सकते हैं। उसका भी कुछ मेथड है जिसको आपको जानना चाहिए, बता देंगे, लेकिन पहले आप रेक्टेंगल का प्रयोग करना सीखिए। ठीक है, तो आपको करना क्या है दोस्तों, मान के चलिए यहां तक आप मापी करते 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 आए। और देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि रेक्टेंगल का प्रयोग हम लोग चेन लाइन को सीधा ले जाने में करते हैं। अगर चेन लाइन को हमें सीधा चलाना हो तो वहां पर रेक्टेंगल का प्रयोग किया जाता है, ताकि चेन लाइन एकदम सीधा चले और नापी में जरा सा इधर हेरा फेरी ना होवे। ऐसा नहीं कि मान के चलिए इस मुस्तकिल से हमको यहाँ तक मापी करते करते जाना है तो हम एक बार इधर से चेन चला रहे हैं, फिर इधर ले जा रहे हैं, फिर इधर, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके नाप रहे हैं। अब जितना आया बोलेंगे भाई हाँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना कड़ी है या इतना मीटर है या इतना फीट है। गलत भाई, ऐसे नहीं होता है। आपका जो चेन है एकदम सीधा चलना चाहिए, या फिर आपका जो फीता है एकदम सीधा चलना चाहिए। तो सीधा चलाने के लिए भी हम लोग यहाँ पर रेक्टेंगल का प्रयोग किया करते हैं। अगर रेक्टेंगल का प्रयोग नहीं करेंगे तो यहाँ पर सिंपल सा एक तरीका है सीधा चलाने का, कि मान के चलिए कि एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है और यहाँ से एकदम सीधा आपको चेन चलाना है। तो भाई आप अमीन है तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर रहिए, और जो लीडर है, लीडर जो चेन को आगे लेकर के जाता है वो आगे लेकर के जाएगा। मान के चलिए यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर लेके चला गया, और फॉलोवर तो आपके पास है। फॉलोवर क्या है, आपके पास है। तो क्या कीजिए, आप देखिए और यहाँ जिस पॉइंट में आपको पहुंचना है उस पॉइंट में जाकर के आप एक झंडी गाड़ दीजिए। क्या गाड़ दीजिए, झंडी। अगर झंडी नहीं तो वहां पर एक आदमी खड़ा कर दीजिए, या फिर कोई भी पारदर्शी बोलते कोई भी दिखने वाला चीज भी अगर रहेगा तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर झंडी या फिर आदमी रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर झंडी गाड़ा हुआ है। तो क्या कीजिए, आप यहाँ पर खड़ा हैं, जो लीडर है उस चेन का जो अगला भाग है वो लेकर के यहाँ तक गया है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक समझिए कि एक जरीब है। अब भाई ये सीधा चेन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसको टेली करने के लिए आप क्या कीजिए, आप देखिए इस लीडर को। ठीक है, लीडर को देखिए और इस झंडी को देखिए कि भाई एक सिद्ध में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सिद्ध में नहीं आ रहा है तो इस लीडर को भाई आप दायां बायां करने के लिए अपने अनुसार कहिए। अब जैसे ही आपको सीधा लगने लगेगा लीडर और साथ में वो झंडी, तो समझिएगा कि हाँ भाई वहीं पर तुम जो है सो सुजा को गाड़ दो। सुजा यानी कि कोई बांस का खुट्टी होता है, लोहा का खुट्टी होता है, उसको गाड़ दो वहीं पर। ठीक है, तो इस तरह सीधा होता है। फिर यहाँ पर खुट्टी गड़ाया, फिर आप यहाँ पर चले जाइए, फिर लीडर जो है आगे चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। फिर देखिए झंडी और इसको मिला करके अगर मिल जा रहा है तो ठीक है, नहीं मिलता दाएं बाएं उसको रहने के लिए कहिए। उसके बाद में जो है जब हो गया भाई टैली हो गया तो फिर वहां पर सुजा गाड़ने के लिए कहिए। तो इस तरह से जो है चेन लाइन सीधा चला जाता है। ये एकदम सिंपल सा मेथड और इसी का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ये अगर सरजमीन पर एकदम सीधा सीधा चलना हो तो ये तो हो गया काम आपका। लेकिन भाई नदी नाला मिल जाएगा तो फिर दिक्कतें होंगी, और वहां पर रेक्टेंगल का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसका भी कुछ महत्व है जो आपको जानना चाहिए। खैर चलिए, अब यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, ये सब मिटा देते हैं। ठीक है, इस मान के चले अच्छा थोड़ा सा लिखा रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर एक पॉइंट था M और यहाँ पर एक पॉइंट था, ये ऐसे करके ऐसे गया है, यहाँ पर समझिए N। ये दोनों पॉइंट तक आपको पहुँचना है, लेकिन पहुँचने से पहले एक बाधा उत्पन्न हो गया, नदी आ गया। अब दोस्तों इधर नदी का थोड़ा सा, नदी के एकदम पूरा किनारे में ही लेना आपको जरूरी नहीं, नदी का थोड़ा इधर ही आप रहिए। ठीक है, मान के चलिए यहाँ से मापी करते 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 आप यहाँ तक पहुँचे हैं, एकदम यहाँ तक समझिए पहुँचे हैं, यहाँ तक मापी हो गया आपका। अब यहाँ से लेकर के क्या कीजिए, नदी के उस पार अगर कोई व्यक्ति चला जाता है तो यहाँ पर क्या कीजिए, नदी के यहाँ या फिर जहाँ पर भी मान के चलिए यहाँ पर नदी के इस पार ही एक झंडी गाड़ दीजिए। क्या कर दीजिए, एक झंडी गाड़ दीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर झंडी नहीं हो तो आदमी को खड़ा कर दीजिए, अगर वैसा है तो, है कि नहीं। लेकिन झंडी को गाड़ना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। लाल
कलर का या फिर जो हो, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर रेखा का निर्माण हो जाएगा। चलिए यहाँ पर रेखा एक खींच देते हैं। इस बिंदु और इस बिंदु को आराम से हम मिला सकते हैं, मिला दिए। इसका नामकरण भी आप कर सकते हैं, जैसे कि इस पॉइंट का हम नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए हम बी। ओके, अब दोस्तों क्या करेंगे हम, रेक्टेंगल के मदद से, ये जो रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल की मदद से क्या करेंगे, ये जो इधर आयताकार छिद्र है और इधर जो आयताकार छिद्र है, एकदम आंख से ऐसे करके हम देखेंगे किसको, इस झंडी को, और इधर जो खुला हुआ जो खोल है वो इधर खोल करके रखेंगे, ठीक है। और इस छिद्र से हम देखेंगे इस झंडी को, और इस खोल से क्या होगा, इधर हम किसी व्यक्ति को बोलेंगे कि भाई आप यहाँ पर इधर कहीं पर खड़ा रहो, या फिर झंडी रहेगा, या फिर आदमी को ही ले लीजिए, मान के चलिए आदमी है, इधर गया हुआ है, ठीक है, कहीं पर है, इधर ही मूव कर रहा है। अब क्या कीजिए भाई, यहाँ पर दर्पण लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है, तो इसका इमेज जो है आपको यहाँ पर दिखने लगेगा, ठीक है। अब इससे आप जो है, ये जो आयताकार छिद्र है, इससे तो आप झंडी को देख ही रहे हैं, साथ में इधर वाला जो व्यक्ति है उस दर्पण से आपको यहाँ पर दिखेगा। तो जिस समय ये झंडी और यहाँ पर ये जो आदमी खड़ा है सो एक सिद्ध में आ जाए, टेली में हो जाए, यानी कि आप झंडी देख रहे हैं और शीशा में आदमी आया और एकदम झंडी और ये वाला एकदम एक सिद्ध में हो गया, तो समझिए कि यहाँ पर भाई मान के चलिए आदमी यहाँ पर खड़ा था, उसी समय ये काम हो गया, मतलब एक सिद्ध में ये झंडी और ये वाला एक सिद्ध में आ गया, मतलब यहाँ पर एक राइट एंगल का निर्माण हो गया, यहाँ पर एक राइट एंगल का निर्माण हो गया, एक समकोण का निर्माण हो गया, मतलब 90 डिग्री एंगल का निर्माण हो गया। ये है तरीका, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो आदमी खड़ा था, इसको यहीं पर खड़ा रहने के लिए बोलिए, या फिर अगर झंडी है तो झंडी गाड़ दीजिए, झंडी तुरंत गाड़ दीजिए। अब गाड़ने पर क्या हुआ, ये झंडी यहाँ पर फिक्स हो गया। अब इसका नाम आप दे सकते हैं कि भाई ये पॉइंट सी है। अब पॉइंट सी पर आप चले जाइए, पहले यहाँ पर थे आप, यहाँ से आप देख रहे थे इसको और मिलाएं और इस पॉइंट को फिक्स किए। अब चले जाइए इस पॉइंट पर। अब देखिए यहाँ पर ये वाला भी चीज जो है आप मिला दीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा, चीजें थोड़ा जो है धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेंगी, ठीक है। ये देखिए मिला दिए, ओके। अब इस पॉइंट पर दोस्तों आपको आना है। अब ऐसा नहीं कि नदी में आपको यहाँ पर मिलाइएगा दिखेगा नदी में, ऐसा कुछ नहीं है, दिखे उखेगा कुछ नहीं आपको, ये जो रेखा है भाई आपको समझाने के लिए दिखाया जा रहा है, ऐसा थोड़ा कि दिखेगा ये सब आप खींच सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा वहां पर। बस केवल यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर खड़ा हुए, यहाँ पर एक झंडी गाड़े हुए, यहाँ पर गाड़े, यहाँ पर ये वाला और ये झंडी भाई एक लेन में आ गया, फिर यहाँ पर आदमी है, यहाँ पर आदमी है, दोनों एक लेन में आ गए, तो समझ जाइए कि यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन गया। अब इस पॉइंट पर आप चले जाइए। अब यहाँ पर अमीन आएगा तो अमीन को क्या कीजिए, और एकदम इसको सीधा खींच करके आप इधर ले जाइए यहाँ पर। अब यहाँ पर आने से क्या होगा देखिए, या फिर जितना दूर आपको जाने का मन है जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अमीन आ गया यहाँ, सीधा तो भाई आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ठीक है, सीधा आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से डायरेक्ट जरीब यहाँ खींचिए तो सीधा हो जाएगा। कोई भी पॉइंट में आप किधर हो कितना दूर ले सकते हैं, ये वाला भी पॉइंट कितना दूर रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। खैर अब यहाँ पर अमीन क्या करेगा, एक आदमी को भेज देगा इधर, क्या करेगा, एक आदमी को भेज देगा, देखिए ये लाइन ए से यहाँ पर इधर, मान के चलिए इधर को आदमी आ गया, ठीक है, को आदमी इधर आ गया। अब क्या करेगा अमीन जो है बस वही काम करेगा, इस झंडी को देखेगा, यहाँ पर एक झंडी गाड़ा हुआ है, यहाँ पर उसमें पहले जो आदमी था यहाँ पर भी अब झंडी गाड़ दिए हैं। अब इस झंडी को देखिए, यहाँ पर राइट एंगल के मदद से दोनों छिद्र के मदद से झंडी को देखिए, और जो खोल है खोल की मदद से यहाँ पर आदमी है चाहे झंडी है इसको देखिए। जब दोनों एक सिद्ध में आ जाएंगे तो फिर समझिए टेली हो गया, और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। चलिए इसको हम ऐसे करके खींच देते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसको आप चाहेंगे तो ऐसे करके यहाँ पर ऐसे मिला दीजिए। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, कारनामा, कारनामा को देखिए, इस प्रकार आपको इमेज मिलेगा, ठीक है। अब इसका नामकरण यहाँ पर सी है तो यहाँ पर डी कर दीजिए, और दोस्तों यहाँ पर ई कर दीजिए, ओके। इतना काम करना है। सबसे पहले ये पॉइंट को आपको फिक्स करना है, फिक्स करने के बाद आपका ये पॉइंट फिक्स हो जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। फिर इसी को सीधे लेकर के हम यहाँ चले जाएंगे। अब इस पॉइंट से क्या करेंगे, इस झंडी को देखेंगे, देख करके यहाँ पर आदमी को इधर उधर होने के लिए कहेंगे, जब तक टैली ना हो जाए, तो फिर यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, क्योंकि भाई जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण
इसके बराबर, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर ये वाला एंगल इसके बराबर, और यहाँ पर दोस्तों 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये वाला 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जब यहाँ पर दो चीज बराबर, तो ये वाला जो है दोस्तों इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पर इस तरह से है और ये वाला इस तरह से है, यहाँ पर है 60 डिग्री, यहाँ पर है 70 डिग्री, यहाँ पर है 70 डिग्री और यहाँ पर है 60 डिग्री। तो भाई यहाँ वाला देखिए, आप देख रहे हैं कि भाई 60 डिग्री और ये 60 डिग्री बराबर है, ये 70 डिग्री ये 70 डिग्री बराबर है, तो ये वाला इसके बराबर होगा। ये 100% गारंटी है, क्योंकि तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे 60 और 70 कितना हो गया, 130 डिग्री। तो मतलब कुल मिलाकर के 50 डिग्री है, क्योंकि 180 डिग्री होना चाहिए टोटल। तो 70 और 50 हो गया 120 और 60 180 हुआ। यहाँ पर भी होगा 50, ताकि 120 और ये 110 और ये 70 180 डिग्री, तो बराबर अपने आप हो जाते हैं स्वतः। तो वही मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह से हुआ क्या, यहाँ पर अगर हम देखें ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ई। इसमें क्या है, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर हो जाता है दोस्तों कोण सी डी ई के, सी डी ई के। क्या चीज है वो, 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण, ठीक है भाई। ये वाला जो एंगल है यहाँ और ये वाला जो एंगल बन रहा है यहाँ, दोनों 90 डिग्री के हैं, वही यहाँ पर लिख दिए हैं। साथ में यहाँ पर बी सी ए, कोण बी सी ए बराबर हो जाता है कोण, देखिए इसको हम लोग कोण बोलते हैं, ये एंगल को दर्शाता है। ये वाला एंगल किसके बराबर है, ये वाला एंगल के, यानी कि डी सी ई के। ये क्या है, सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण। इतना हो गया, ओके दोस्तों। तो यहाँ पर डायरेक्ट ए सर्वांग समता से लिख सकते हैं, या फिर इसीलिए आप लिख दिए, इसीलिए ए या फिर बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर हो जाएगा डी ई सी, डी कोण डी ई सी। इतना ये वाला लिख सकते हैं, ठीक है। अर्थात ए समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएंगी। ये जो त्रिभुज है वो समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज सी डी ई के। मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज जो है समरूप हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर ये सब कंडीशन आ जाता है, कोई भी त्रिभुज आप ले लीजिए, अगर तीनों का तीनों कोण बराबर है, संगत कोण अगर बराबर, मान के चलिए ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर अगर हो जाता है, तो समझिए दोनों समरूप हैं। छोटा बड़ा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, समरूप। सम मतलब बराबर, रूप मतलब देखने में कैसा लगता है, रूप उसका, ठीक है। तो देखने में एक जैसा, छोटा बड़ा से मतलब नहीं है भाई, दोनों बराबर रहे उसको सर्वांग समता बोलते हैं, ठीक है। वो अलग चीज है, और समरूप जो है अलग चीज है। वो कोण के आधार पर भी हम बोल सकते हैं कि समरूप है, क्योंकि सभी एंगल जो है यहाँ पर बराबर हो जा रहे हैं दोनों त्रिभुज के, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब जैसे ही समरूपता हुआ, वैसे यहाँ पर एक चीज आती है। जब आप 10 क्लास पढ़े होंगे, 9-10 क्लास, तो उसमें एक चीज पढ़े होंगे, जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी जो संगत भुजाएं होती है वो एक ही अनुपात में होती है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर क्या हो जाएगा कि इधर लिखें, चलिए इधर लिखते हैं, त्रिभुज के समरूपता से क्या हो जाएगा, यहां पर ये जो AB है, AB बटा में ये वाला भुजा इसके संगत है, यानी कि AB बटा DE बराबर हो जाएगा BC बटा में CD के, बटा में CD के, ठीक है। यानी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। और बराबर में आप साथ ये भी लिख सकते हैं AC बटा में CE, लेकिन इसका विकर्ण का कोई काम नहीं है भाई, हमको इसका चौड़ाई चाहिए, ये वाला हमको मतलब कि कितना है वो चाहिए, तो फिर हमको ये सब लेने की जरूरत नहीं है। तो इतना ही से आपका काम चल जाएगा, बराबर में AC बटा में CE मत लिखिए, इतना ही काफी है। अब दोस्तों यहाँ पर चार वेरिएबल है, एक है AB, एक है DE, एक है BC, एक CD। अब DE जो देख रहे हैं, DE
भाई इधर ही जमीन में है, भाई नदी में तो डी नहीं है, अरे गिर जाता है। देखिए क्या है, ओहो, ये जो ए बी है, ए बी का लंबाई तो हम नहीं पता कर सकेंगे। अब आता है बारी डी का, तो डी का हम चाहेंगे तो लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक झंडी गाड़ा हुआ है, यहाँ पर भी एक झंडी गाड़ा हुआ है, तो भाई हम लंबाई हम ज्ञात कर लेंगे। सपोज कीजिए कि यहाँ पर ये जो लंबाई है वो आ गया 60 फीट या फिर 60 मीटर आया। कितना आया? 60 मीटर। 60 मीटर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, 60 फीट ले लीजिए, ठीक है, 60 फीट हो गया। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, और BC, यहाँ पर देखिए BC का भी लंबाई हम ज्ञात कर सकते हैं। ये वाला भी पॉइंट फिक्स है, ये वाला भी पॉइंट फिक्स है, तो यहाँ पर इसका लंबाई हम मान लेते हैं कि है 80 फीट। हम लोग फीता या मतलब फीता से माप लेंगे आसानी से, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है। और फिर दोस्तों यहाँ से इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का भी लंबाई माप लेंगे, क्योंकि हमको CD का भी लंबाई चाहिए। तो सपोज कीजिए ये है 40 फीट, ओके, और ये वाला 60 फीट हम लोग मापे हैं पहले से, D, ओके। तो यहाँ पर 3 वेरिएबल का मान हमें पता है, D का मान पता है, BC का मान पता, CD का मान पता, AB का मान पता नहीं है, तो इसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं इस इक्वेशन के माध्यम से। बस निकल गया AB, बिना डूबे हुए, बिना जाए हुए, ठीक है। देखिए कैसे निकलेगा, बस अब सॉल्व करना है, इतना काम अगर कर लिए आप। AB हमको पता नहीं, AB को आप छोड़ दीजिए। D भाई पता है आपको, D कितना है? 60 फीट है, तो यहाँ 60 लिखिए, बराबर में BC कितना है? 80 है, तो 80 लिखिए। CD कितना है भाई? 40 है, तो 40 लिखिए। अब जो काटता है काटिए, 0 0 कट गया, 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो AB बराबर में क्या हो जाएगा? ये 60 इधर डिवाइड में, बराबर उधर गुणम चला जाएगा, यानी 2 गुने हो जाएगा 60, बराबर में 60 दूना हो जाएगा 120, यानी 120 फीट आया। कितना है दोस्तों? 120 फीट। मतलब AB की जो लंबाई है वो है 120 फीट, ओके। तो बताइए इस नदी में हमें डूबने की जरूरत पड़ी नहीं, ना जरीब दौड़ाने की जरूरत पड़ी नहीं, ना किसी भी तरह का हमको यहाँ पर कोई मापी जोखी करने का हुआ ये टेंशन नहीं, ना सब इधर ही काम किए और इसका लंबाई हमें मिल गया इस कैलकुलेशन के माध्यम से। बस यहाँ तक आप पहुँचे, फिर यहाँ पर ये जो लंबाई है सब लिए रख दीजिए और यहाँ पर AB का मान निकल जाएगा, नदी का चौड़ाई यहाँ पर निकल गया, ठीक है। तो दोस्तों मान के चलिए यहाँ पर पॉइंट M में थे आप, और यहाँ से मापी करते करते आप B तक पहुँचे थे, यहाँ से M से B तक। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक A तक आपको पता हो गया, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप चले जाइए, पूरा आपको M से लेकर के N तक का लंबाई मिल गया। कोई दिक्कत हुआ क्या? नहीं ना। तो यही है रेक्टेंगल का सदुपयोग। सोचिए रेक्टेंगल का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। इसी तरह से आपको भी प्रयोग करना है, हर औजार का अपना अपना महत्व है और उसका प्रयोग हमें करना चाहिए, सीखना चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। एक शॉर्ट मेथड है दोस्तों, अगर आपके पास रेक्टेंगल नहीं है तो आप चाहेंगे तो बिना रेक्टेंगल के भी यहाँ पर ये समकोण बना सकते हैं। वो कैसे? जैसे यहाँ पर पॉइंट B में आप थे, तो क्या कीजिए, यहाँ पर 3 फीट या फिर 3 मीटर मान के चलिए यहाँ पर है, और इधर चल जाइए 4 मीटर, ठीक है। इधर 3 मीटर और इधर 4 मीटर चले गए, और देखिए कि भाई जहां तक हम 4 मीटर गए हैं उस पॉइंट और जो 3 मीटर गए हैं उस पॉइंट को मिला के देखिए कि ये 5 मीटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है मतलब 90 डिग्री का एंगल बन गया। ये भी एक तरीका है, और इसी का प्रयोग बहुत लोग करते हैं। जो राइट एंगल चलाना नहीं जानते हैं इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, उसके लिए चिंता नहीं करना है। नहीं समझ में आया? अरे भाई हम बोल रहे हैं कि जिस भी पॉइंट में आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, जैसे मान के चलिए हमको ये पॉइंट लिए, इस पॉइंट में हमको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो क्या कीजिए, 3 मीटर इधर चल जाइए, या फिर 3 फीट या फिर 3 कड़ी, और 4 फीट या 4 कड़ी या 4 मीटर इधर चले जाइए, और इसको मिलाइए, देखिए कि ये 5 मीटर होता है कि नहीं होता है। इसको 3 मीटर लीजिए, एक को 4 मीटर लीजिए, और ये वाला 5 मीटर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट को इधर उधर करके देखिए, या फिर इस पॉइंट के इधर उधर करके देखिए, जब तक 5 मीटर ना आ जाए। ये 3 मीटर और 4 मीटर ये फिक्स रहेगा, ठीक है। अब 5 मीटर अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक नहीं आ रहा है तो इधर उधर इस पॉइंट को आप कर सकते हैं, तो करके देखिए, जहाँ 5 मीटर आएगा फिक्स कर दीजिए, 90 डिग्री एंगल बन गया। तो ये भी तरीका है। रेक्टेंगल को आप, भाई रेक्टेंगल का प्रयोग हम लोग रेक्टेंगल बनाने के लिए करते हैं। तो मान के चलिए रेक्टेंगल आप लेके नहीं गए, आप टैली उली करने के लिए नहीं जान रहे हैं, आपका रेक्टेंगल खराब हो गया है। एक्चुअली जो मेरे पास यहाँ पर रेक्टेंगल है ना, वो अच्छा से काम नहीं करता है, ठीक है। हमको अच्छा रेक्टेंगल लेना होगा, क्योंकि इसका प्रयोग हम लोग मतलब जो है ना, अगर ये सब आप प्रयोग करना अच्छा ढंग से सीख जाएंगे तो फिर रेक्टेंगल का प्रयोग ना भी करेंगे तो भी जो है आप कैलकुलेशन के माध्यम से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, लेकिन आना चाहिए।
क्योंकि जब आप रेक्टेंगल का प्रयोग करने लगते हैं फील्ड में मापी करने के लिए, तो फिर भाई उसका वैल्यू कुछ अलग होता है। लोग कहने लगते हैं कि हाँ भाई मापी कर रहा है, भाई क्या है यार, ठीक है, तो वैल्यू बढ़ जाता है आपका, बस ये बात है। चलिए खैर, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल की बनावट किस प्रकार का होता है, उसका प्रयोग क्यों किया जाता है और उसका बेनिफिट क्या है चेन लाइन को सीधा चलाने में, साथ में अगर बाधा उत्पन्न हो जाती है तो वहां पर वो लंबाई ज्ञात करने में। तो चलिए अब इतना ही तक वीडियो को बनाते हैं, ज़्यादा अब जो है सो देर नहीं करते हैं। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।